एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कीरू दिखती है जो कैसेट की शॉप में होती है और मारू एक गेम की शॉप में गेम खेल रहा होता है और कीरू का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ लफंगे आकर मारू को तंग करते हैं और उसका बाल पकड़ लेते हैं। फिर मारू उसे धो देता है। फिर उसे लगता है उसने गलत किया तो वो सॉरी बोलने जाता है, पर मारू को उनमें से एक बंदा लात मार देता है जिसके कारण मारू की दांत टूट जाती है। अब मारू किसी को नहीं छोड़ता और सबको मार मार के बाहर फेंकता है। उनमें से एक मारू को देख के भाग रहा होता है। कीरू उसे धो देती है और मारू से पूछती है तुम ठीक तो हो, और उसके टूटे दांत देखती है, पर मारू बोलता है वो वापस आ जाएंगे और वो दोनों किसी सेफ जगह निकल जाते हैं। अब मारू अपनी स्टोरी सुनाता है। वैसे मेरा जन्म बड़ी तबाही के साल में हुआ था। मेरी पहली यादें हैं जब मैं 3 या 4 साल का था। मैं एक बड़े से कमरे में अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहता था। मुझे हमेशा ठंड और भूख लगती थी, पर मेरा ख्याल बड़े लोग रख लेते थे, इसलिए कभी दिक्कत नहीं हुई। जब मैं 7 साल का था तो वो जगह बंद हो गई। बड़े लोग हमें अलग अलग जगह ले गए। 3 सालों तक जैसे तैसे जिंदा रह लिए। हमारे ग्रुप में जो बड़े लोग थे वो किसी लड़ाई में मारे गए। हम खूनी के साथ निकल लिए और उसकी गैंग का हिस्सा बन गए। तभी मीरू आई और मुझे ले गई। वही थी जिसने मुझे हीरू यानी आदमखोर को मारने का तरीका सिखाया। तभी कीरू बोलती है तुम्हें उस लड़की से प्यार था क्या? मारू मना करता है। तभी मारू एक अखबार लेता है। कीरू बोलती है मेरा इंतजार करते हुए ये पढ़ लेना। वैसे ये शहर के बारे में है, पर मारू उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो बोलती है कल जिससे तुमने फाइट की वो हमें पकड़ सकते हैं, इसलिए तुम घर पर रहोगे। अब कीरू निकल जाती है। कीरू एक जगह बैठ के मैप देख रही होती है। तभी वहाँ वही कल वाले लफंगे आ जाते हैं जो अभी भी मारू को खोज रहे थे, और वो किसी मिनिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये भी बोलते हैं कि हो सकता है वो आसपास ही कहीं हो, और उन्हें ये अफवाह भी लगती है। ये सारी बात कीरू सुन रही थी। दूसरी ओर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को बता रहा होता है एक ऐसा ग्रुप है जो सही काबिलियत और होनहार लोगों को ढूंढ रहा है ताकि इंसानियत वापस पहले जैसी कर सके। वो बच्चे पूछते हैं क्या वो यहाँ आ रहे हैं? वो बोलते हैं अफवाह है, लेकिन शायद हाँ, और ये भी कि तुम सब के अंदर काफी काबिलियत है, लेकिन अगर कोई अनजान सामने आए तो बेवकूफ बनने का नाटक करना। सीन वापस कीरू पे शिफ्ट होता है जहाँ वो लफंगे बोलते हैं हम 8 थे, लेकिन वो लड़के ने कल हमें धूल चटा दी। वो एक तूफान है, ये बोल के चले जाते हैं। कीरू बोलती है मेरा छोटा मारू ताकतवर है, और बहुत प्राउड फील करती है। फिर वो ये भी सोचती है मैं उस पे इतना गर्व क्यों कर रही हूँ, वैसे भी मैं बस उसकी बॉडीगार्ड हूँ। एक बार उसे उसकी चीज मिल जाए फिर से मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अब वो घर आती है और गेट खुला देखती है। अंदर जाती है तो उसे मारू नहीं मिलता। उसका बैग खाना वैसे का वैसा पड़ा था। उसे फिर कुछ गड़बड़ लगता है। वो डर जाती है और चिल्लाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो हर जगह उसे ढूंढती है। तभी मारू दूसरे कमरे से निकलता है। मैं छुपा हुआ था, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? कीरू बोलती है आखिर दूसरे कमरे में तुम कर क्या रहे थे? ये बोल के वो अंदर चली जाती है। मारू बोलता है हुआ क्या है? कीरू बोलती है प्लीज ऐसा दोबारा मत करना, मैं बहुत परेशान हो गई थी जब तुम मुझे यहाँ नहीं मिले। मारू बोलता है एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे कभी ना कभी छोड़कर चली जाओगी। ये बात सुन के कीरू रोने लगती है। मारू उसे गले लगा के शांत कर देता है। अब रात हो जाती है। फिर मारू से बोलता है मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जहाँ लिखा था तबाही से पहले इंसानों ने रोबोट बनाए जिंदगी आसान करने के लिए, लेकिन वो परेशान होने लगे जब रोबोट उन पे नजर रखने लगे। लेकिन सच तो ये है इंसानों के पास बहुत फालतू टाइम था और वो एक दूसरे पे नजर रखा करते थे और सब तबाह होने तक एक दूसरे को मारने लगे। कीरू बोलती है ये कहानी झूठी लग रही है, और कहानी से ये पता लग रहा था कि पहली जिंदगी स्वर्ग जैसी नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को पता है पिछली जिंदगी के बारे में वो वापस जाना चाहते हैं। क्या हो अगर बाहर कहीं इंसानियत दोबारा बनाई जा चुकी हो। ये सारी बात करके वो सो जाते हैं। अब हमें हॉस्टल दिखाया जाता है जहाँ एलियन के बच्चे थे। वहाँ एक रिसर्चर आया था और वो टोक्यो के पैर के निशान देख लेता है और उसे समझ नहीं आता ये यहाँ कैसे आए। वो रिसर्चर बच्चों के पास आता है और पूछता है
क्या हो रहा है। वो बच्चे बोलते हैं अच्छी आवाज आएगी तो तराव उठ जाएगा, और वहाँ अगर तराव सही था तो वो इस पत्थर को उठा लेगा जैसे तराव उठा के दूर फेंक दिया करता था। मतलब तराव बहुत ताकतवर था। दूसरी ओर हमें पता लगता है तराव नहीं रहा। सबके कमरे में अनाउंसमेंट की जाती है, कपड़े पहन के बाहर आ जाओ, कल रात तराव नहीं रहा। ये सुन के टोक्यो रोने लगता है। सारे लोग उसे फूल चढ़ाते हैं। तराव को अब ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, और यहाँ असुरा नाम की बच्ची का जिक्र होता है जिसे यही बीमारी थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। और ये भी बोला जाता है कि असुरा के ऊपर बहुत बुरे विचार डाले जाते थे। इसका जिम्मेदार डायरेक्टर खुद को समझती है। यहाँ रिसर्चर और बाकी सब तराव की बीमारी का बात कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है इसका इलाज क्या है ये सोचो। जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता। अब हमें टोक्यो दिखाया जाता है जिसे वॉमिटिंग हो रही थी और उसे लगता है शायद वो भी बीमार है। यहाँ किरुको मारू को बोलती है मैंने ये मैप खरीदा है। तभी मारू को पानी का सुरक्षित लेवल 100% दिखता है मैप में, और उसे लगता है हो ना हो क्या पता वही स्वर्ग हो। तभी वहाँ कोई आ जाता है और नॉक करता है। उन्हें पता लगता है वो कोई आदमी है जो उनके साथ शिप में था। वो उनके साथ जाना चाहता था ताकि वो सेफ रहे। वैसे वो आदमी इम्पोर्टल ऑर्डर की ओर जा रहा था। वहाँ कोई डॉक्टर था जो इंसानों को कैसे भी जिंदा रख लेता था। किरुको को लगता है वो डॉक्टर शायद वही है जिसे वो खोज रही है, और उसके बैग में कुछ था जिसकी हिफाजत करने की बात करता है वो। और ये भी बोलता है अगर किसी भी दानव का हिस्सा इंसानों में लगा दी जाए तो वो अमर हो जाएगा और ताकतवर भी। दरअसल उस बैग में वही दानव का हिस्सा था जो सड़ गया था। वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है ये देखकर और रोने लगता है। किरुको उसे पैसे देती है और बोलती है इम्पोर्टल ऑर्डर कहाँ है ये पूछती है और निकल जाती है, और वो लोग मैप देखकर उसी जगह निकल जाते हैं। यहाँ तराव का अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन उसके बॉडी में ब्लैक कलर का कुछ था जो बहुत ही अजीब था। सब देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाती है। हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।